नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी संस्कृत की जो सीरीज है वो चाहे जो भी एग्जाम्स है, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें जैसे स्पेशल तो DSSB के लिए स्टार्ट किया हुआ टॉपिक है। इसके अलावा राजस्थान जो रेट की वैकेंसी आई हुई है या जिस भी एग्जाम्स में जिनमें संस्कृत के महत्वपूर्ण रोल रहता है, चाहे सीटेट हो, एस्टेट हो या कोई भी जो भी आपका स्टेट एग्जाम होता है जिसके अंतर्गत संस्कृत सब्जेक्ट के रूप में आती है, तो उन्हीं के लिए पूरी की पूरी क्लासेज जो स्टार्ट की हुई है। तो कंटिन्यू आप क्लासेस को देखते चलिएगा। उम्मीद है आपको क्लासेस पसंद भी आ रही होंगी, बहुत सारे व्यूज भी आते हैं, तो बच्चे लाइक्स भी करते हैं। और बच्चे यदि आपको कोई दिक्कत भी आती है तो आप कमेंट में आप जो है हमसे बातचीत कर सकते हैं, निसंदेह आपका कमेंट में उसका निवारण किया जाएगा। तो अपना टॉपिक जो चल रहा है उसी टॉपिक पर स्टार्ट करता हूँ। जो टॉपिक अपना चल रहा था संस्कृत के अंतर्गत वो चल रहा था समास, यानी कि इससे पहले मैंने 6-7 वीडियो में वर्ण विचार टॉपिक को कंप्लीट किया, 7-8 वीडियो में मैंने संधि कंप्लीट किया, ज्यादा ही हो चुकी है संधि की वीडियोस। तो इस प्रकार से 20-25 के आसपास जो क्लासेस है वो आपके लिए अपलोड कर दी गई है। समास जो टॉपिक है बच्चा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। समास जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत समास टॉपिक के अंतर्गत अपन बात कर रहे थे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, समास में क्या लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इनके भेदों को जाना, शब्दों को मिलाना समास कहलाता है। ये सारी बातें प्रकार वगैरह लेकर मैंने पीछे वाली वीडियोस में आपको अपलोड कर भी दी गई, उसमें अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर भी दिया है। आज जो बात कर रहा हूँ मैं समास के अंतर्गत, इस समास में एक भेद आता है समास का तत्पुरुष समास। उस तत्पुरुष समास को स्टार्ट कर रहा हूँ। समास जो होते हैं बच्चा, इसमें से एक समास तो है अव्ययभाव समास, उसको मैंने पीछे वाली वीडियो में 2 वीडियोस में कंप्लीट किया, अच्छे से देखिएगा उस वीडियो को। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो आता है समास का तत्पुरुष समास स्टार्ट करता हूँ। तत्पुरुष समास ये हेडिंग रहेगा आज का अपना, तत्पुरुष समास। और जैसा कि आप जानते हैं कि VRB एजुकेशन विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आपके लिए निःशुल्क क्लासेस जो है जो अपने YouTube चैनल पर ला रहा है। तत्पुरुष समास जो बेटे, तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा होती है, तो प्राय यहाँ अविभाव समास में पूर्व पद प्रधान आया था और यहाँ पर कौन सा पद प्रधान आ जाता है, उत्तर पद प्रधान। प्राय उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुष समास में भवती। जहाँ पर उत्तर पद प्रधान हो वहां पर कौन समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। ये कई जगह मिल जाता है। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान है, पद प्लस अर्थ, जहाँ उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो, तो आप जैसे भी आपको ठीक लगे, प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान है। यहाँ अगर संधि तोड़ते हैं अपन तो पद प्लस अर्थ ये सब निकला बच्चा, और पद के अर्थ की प्रधानता को ही क्या कहा जाता है, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो जहां प्राय उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। ठीक है जी, एक बात क्लियर हुई आपको। उसके बाद दूसरा पॉइंट लेते हैं इसमें, इस तत्पुरुष समास के प्रकार कितने होते हैं। तो इस तत्पुरुष समास के 2 प्रकार होते हैं। उन 2 प्रकारों में से आज अपन दोनों प्रकारों को लेकर डिस्कशन करेंगे। 2 प्रकारों में से एक प्रकार आता है इसमें वैधिकरण तत्पुरुष, वैधिकरण तत्पुरुष, और दूसरा इसमें जो तत्पुरुष आता है उसका नाम है बच्चा, यहाँ पर लिखता हूं मैं, समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष समास को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक आता है बेटा इसमें वैधीकरण तत्पुरुष और एक आता है समानाधिकरण तत्पुरुष। अब जो वैधीकरण जो तत्पुरुष है इसमें कहता है कि इसमें विभक्तियों का लोप होता है। इनका लोप होता है विभक्तियों का, यानी कि इसमें द्वितीया से लेकर के और सप्तमी जो विभक्तियां होती है वो इसी टॉपिक में आती है आपकी। विभक्तियों का इसमें क्या होता है बेटा, लोप होता है। वो विभक्ति भी कौन कौन सी, सेकंड से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक, द्वितीया से लेकर के द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है। क्लियर है भाई पॉइंट। द्वितीया से लेकर के कौन सी विभक्ति तक का लोप होता है, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का लोप होता है। तो जहां विग्रह में विभक्तियों का लोप हो जाए वो व्याधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। और बेटा इसमें कहां से कहां तक विभक्ति अपन करेंगे, द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक आएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कारक टॉपिक, हाँ एक टॉपिक मैंने कारक भी आपको करवा रखा है। उस कारक टॉपिक मैंने आपको बताया था कि प्रथमा से लेकर के अष्टमी तक यदि हम विभक्ति, संबोधन तक हम विभक्तियों को मानते हैं तो 8 होती है, लेकिन संबोधन के उसमें नहीं गिना जाता है तो 7 विभक्ति आ जाती है।
फिर हमने कारक वाले टॉपिक पढ़ा था, कारक तो 6 ही होते हैं। इसी प्रकार से टॉपिक कह रहा है कि जहां द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है, विभक्ति का लोप होता है समास विग्रह में, वह व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। यदि बात करें समानाधिकरण तत्पुरुष की, तो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है, इसके में कौन कौन से आएंगे? तो बच्चा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कर्मधारय। कर्मधारय इसी के अंतर्गत आएगा। जब मैंने आपको लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी के अकॉर्डिंग समास को विभाजित किया था, वहां पर भी आपको अच्छे से बारे में डिस्कस कर दिया गया था। एक आता है बेटा दीर्घ समास। देखो तत्पुरुष समास के ही दो भेद होते हैं, एक कर्मधारय समास, तो बच्चा एक कौन सा आता है इसमें से? द्विगु समास। ठीक है, कर्मधारय समास, और दूसरा बच्चा कौन आ गया इसमें? द्विगु समास। इसके अलावा इसमें और भी आते हैं, कई बार कई बुक्स में अलग अलग भी दिखाए होते हैं, लेकिन बिल्कुल सही इसका आंसर यह है कि तत्पुरुष समास के ही दो भेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इसी में आता है उपपद समास, इसी में आता है अलूक समास, इसी में आता है प्रय आदि, और इसी में आता है गति का नियम। तो बच्चा इसी में आते हैं अलूक तत्पुरुष समास, कई बार आता है। अलूक तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? इस प्रकार से एग्जांपल आपको आगे समझाऊंगा। प्र आदि, गति, और एक आता है उपपद। तो इसके अंतर्गत इन समासों का प्रयोग होगा। समानाधिकरण तत्पुरुष में किन किन का प्रयोग होता है? कर्मधारय समास आता है, द्विगु आता है, अलूक आता है, प्रादि आता है, गति, उपपद आदि का प्रयोग होता है। उम्मीद है आपको दोनों विभाजन समझ में आए होंगे। पहला पॉइंट मैंने आपको ये कहा है कि टॉपिक जो अपने स्टार्ट करें आज का समास से जो टॉपिक रहेगा तत्पुरुष समास है। बच्चा इस तत्पुरुष समास का जो परिभाषा है वो कह रहा है कि जिस समास में प्राय उत्तर पद प्रधान होता है वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के बच्चा दो प्रकार होते हैं, एक व्याधिकरण तत्पुरुष है, दूसरा आता है समानाधिकरण तत्पुरुष। इस व्याधिकरण तत्पुरुष में विभक्तियों का लोप होता है, और विभक्तियों का लोप कौन कौन सी से होता है? द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास में कर्मधारय आता है, द्विगु आता है, उपपद आता है, गति आता है, इसके अलावा फिर यहाँ पर प्रय आदि आता है, और अलूक तत्पुरुष समास इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। ठीक है, अब बच्चा जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, वो स्टार्ट कर रहा हूँ व्याधिकरण तत्पुरुष समास को, यानी कि हमें द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्तियों को यहाँ पर पढ़ना है। क्लियर है भाई? फिर इसके बाद कर्मधारय पढ़ेंगे, द्विगु पढ़ेंगे, फिर इनके बारे में जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, अलूक का, प्रादि का, गति का, इन सबको लेकर अपन डिस्कशन करेंगे। तो कंटिन्यू क्लास को देखते हुए चलिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट में आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो तत्पुरुष समास का ही अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास, व्याधिकरण तत्पुरुष समास बच्चा ये अपना हेडिंग रहेगा। इसमें अपन ने क्या लिखा है कि इस समास में द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है। द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है। द्वितीय से सप्तमी विभक्ति का लोप होता है। वीआरबी एजुकेशन कंटिन्यू क्लासेस आपको निःशुल्क उपलब्ध करवा रहा है। आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करा करें, उन दोस्तों के साथ क्लासेस को शेयर करें जिनको रियल में इनकी जरूरत है। बाकी आप जानते हैं कि हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं मिल रही होगी। कंटिन्यू क्लासेस चाहे जीके की हो, चाहे अदर को जिस भी सब्जेक्ट क्लास लग रही है, मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की या संस्कृत की, और कोई भी क्लासेस लग रही है, कंटिन्यू आपको यहाँ पर अपलोड की जा रही है। तो जो भी बच्चे जिस सब्जेक्ट को लेकर के उनको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो कमेंट में आप हमें बताया करो सही सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए हमें, तो हम पूरी कोशिश करते हैं आपके इस क्वेश्चन का निवारण करने का। और इसके अलावा यदि आप जैसे राजस्थान जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें जैसे राजस्थान में कोई भर्ती आई, राजस्थान की वैकेंसी है या इंडिया लेवल की कोई भी वैकेंसी है, सभी के अंदर इंडिया जीके का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो इंडिया जीके क्लास भी आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएंगी। मेरे द्वारा वहाँ पर हिस्ट्री को, पॉलिटिकल को, ज्योग्राफी को बिल्कुल अच्छे से और बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ाया गया है। आप उन क्लासेस को जरूर देखिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत आधार बनाइएगा। अच्छा, व्याधिकरण तत्पुरुष समास स्टार्ट करता हूँ। इसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है। तो इस वाले आज वाली क्लास में अपन इन विभक्तियों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले की विभक्ति को स्टार्ट करते हैं द्वितीय विभक्ति। देखिएगा, ज्यादा बड़ी वीडियो ना बनाते हुए छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको मैं क्लियर करूंगा। तो पहले अपन हेडिंग डालते हैं द्वितीय विभक्ति को। आज इस वाली वीडियो में व्याधिकरण तत्पुरुष समास की द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी इन तीन विभक्तियों को अपन लेकर इसमें डिस्कशन करेंगे ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना आए। अच्छा, द्वितीय विभक्ति का लोप होगा। अब लोप होगा तो यहाँ पर ऐसे शब्द आते हैं जिन शब्दों के यहाँ पर लोप होता है। ठीक है, वो शब्द आपके सामने लिख देता हूँ। एक शब्द है शीत,
एक शब्द आया अतीत, एक आया पतित, श्रित, अतीत, पतित, एक आया आपन, आपन जैसे दुख आपन, इस प्रकार से, ठीक है। श्रित, अतीत, पतित, आपन। बुभुक्ष एक शब्द आता है, कई बार पूछा गया है बुभुक्ष का एग्जांपल, ग्रामम बुभुक्ष, रामम बुभुक्ष, इस प्रकार से। अत्यस्त, श्रित, अतीत, पतित, आपन, बुभुक्ष, अत्यस्त, गत। अब गत का क्या कहोगे सर? ग्राम गत, तो ग्राम को गया, इस प्रकार से। प्राप्त, एक है गमी, गमी। तो अच्छा ये सब जहां पर आपको मिलते हैं ना, आदि सब जहां पर आपको मिल जाए, वहां पर द्वितीयांत का पर समास होता है, द्वितीय विभक्ति का व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ये पॉइंट आपका द्वितीय विभक्ति में ये क्या कह रहा है? आदि शब्दों का द्वितीय विभक्ति के साथ लोप होता है। श्रित, अतीत, पतित, आपन, बुभुक्ष, अत्यस्त, गत, प्राप्त, गमी आदि शब्दों का प्रयोग द्वितीय विभक्ति में होता है। यानी कि इन आपको शब्द मिलेगा लास्ट में, क्या शब्द मिलेगा? श्रित मिलेगा, पतित मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने, एक शब्द मिल गया कूप पतित है, इस प्रकार से बेटा आपको शब्द मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिल गया? कूप पतित है। अब अपने को या तो दे देगा कि इसमें कौन सा समास है, ठीक है, या फिर इसका समास विग्रह पूछेगा, तो बेटा यहाँ पर कूप पतित है, बस आपको क्या करना है, ये पतित है सब देखा, पतित है ये अपने पास, पतित है देखा, बेटा पतित है देखते ही अपने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर यह हमने क्या कर दिया? द्वितीय विभक्ति कर दी बच्चा। कौन सी विभक्ति कर दी? द्वितीय विभक्ति कर दी। कैसे बेटा? यहाँ पर कूप है, इसमें आपको सिर्फ इतना सा करना है, कूपम लगाना है और पतित को एज इट इज लिखना है। क्या करना है? सिर्फ कूपम लगाया और पतित एज इट इज आ गया। इसी प्रकार से आपको इसके मैं ना एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये था पहला ये एग्जाम्पल, कूप पतित है, कूप पतित है, तो क्या हो जाएगा इसका? कूपम पतित है, बिल्कुल। कृष्ण आश्रित है। अब ये श्रित शब्द मिल गया आपको पीछे, आप तोड़ना अभी आपको आगे सिखाता हूँ। मैं कुछ शब्द लिख देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। कृष्ण आश्रित है, कृष्ण आश्रित है, तो बस श्रित शब्द देखा आपने और कर दोगे। शोक पतित है, दुख आपन्न है। अब यहाँ पर जिसने संधि पढ़ी है ना बच्चा, वो आराम से समझ सकता है कि यहाँ पर ए और ए मिलकर के आ हो चुके हैं दीर्घ संधि के अंतर्गत। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा इन चीजों को लेकर के। ग्राम गत है, चलो एक बार तोड़ना सिखाता हूँ आपको मैं। कूप पतित है, क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर अपने को द्वितीय विभक्ति लगानी है। कूप का बेटा क्या बन जाएगा? कूपम। क्या बन गया यहाँ पर? कूपम। और फिर लिख देंगे यहाँ पर पतित है। कूप सा बच्चे से क्या बना देंगे अपन? कूपम, और फिर लगा देंगे पतित है। बस इतना सा आपको करना है। कूप पतित है, क्या हो जाएगा बेटा? कूपम पतित है, ठीक है। उसके बाद आया बच्चा कृष्ण आश्रित है। अब यहाँ पर कृष्णा है तो कृष्णम, द्वितीय भक्ति आएगी तो क्या बन जाएगा इसका? कृष्णम। तो बेटा पीछे आश्रित है तो आश्रित है कर देंगे। श्री कृष्ण श्रित है तो होगा नहीं, क्योंकि श्रित शब्द का यहाँ पर प्रयोग होगा नहीं, आ लगेगा बच्चा, ठीक है। यदि अपन श्रित लगा भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती इस पॉइंट में। जैसे सब लगा दिया, कृष्ण श्रित ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा फिर भी यहाँ पर इसको आराम से तोड़ सकते हैं आप। क्या बन जाएगा इसका? कृष्ण का गणम हो जाएगा द्वितीय विभक्ति लगा करके, कृष्णम श्रित है, ये भी आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। और यहाँ पर आ है तो ये भी आपका आश्रित शब्द भी सही होगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चा शोक पतित है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन कर दो, शोकम बन जाएगा। शोकम पतित है, रूपम पतित है, शोकम पतित है। दुख आपन्न है, बेटा दुखा आपन लिख रखा है, आपने क्या लिखना है? दुखम आपन्न है, दुखम आपन्न है। इस प्रकार से आप आराम से इनको विभाजित कर सकते हैं, विग्रह कर सकते हैं। ग्राम गत है, ग्रामम गत है, क्या बन गया बेटा? ग्राम गत है, क्या बन गया यहाँ पर? ग्रामम गत है शब्द बन गया। स्वर्ग गत है, स्वर्ग को गया, स्वर्ग गत है, तो यहाँ पर भी आपको क्या कर दोगे? स्वर्गम, स्वर्गम, बेटा विभक्ति चेंज की, बस कोई दिक्कत नहीं है। स्वर्गत है क्या हो जाएगा? स्वर्गम गत है, ठीक है। स्वर्गत है, ग्रामम गत है। अगर आ लग जाए यहाँ पर, ग्रामम आगत है होता तो फिर आप इसको पंचमी भक्ति में करते, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है? ग्राम गत है लिख रखा है, तो द्वितीय भक्ति का एक वचन आ जाएगा यहाँ पर बेटा। उसके बाद आया नर्क पतित है, नर्क पतित है, तो नर्क में गिरा, नरकम पतित है,
इस प्रकार से आप खूब आराम से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। नरक पतित है, क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, नरकम पतित है। अब वे सब लेता हूं जो इनमें से अभी स्थित अतीत पतीत का तो आपको खूब आपसे याद होगा, अपन का याद होगा, दुखम आपन्न, सुखम आप सुख आपन्न लिखता था बेटा, सुख आपन्न हो जाता, सुख आपन्न, सुखम आपन्न है, सुखम आपन्न इस प्रकार से, ठीक है। प्राप्त का आ जाए, अब सुखम प्राप्त है, ये लो जी, उसमें कोई नहीं है। धर्म प्राप्त लिखा, धर्म प्राप्त मिल जाता आपको, तो बन जाएगा इसका धर्मम प्राप्त है। बस आपको क्या करना है बेटा, विभक्ति लगानी है, और जब समास विग्रह दे रखा है तो समास युक्त करना है, तो विग्रह को क्या, विभक्ति को आपको यहाँ पर हटाना है, बस और कुछ नहीं। इस पॉइंट में खूब आसानी से आपके टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है ग्राम अतश्यत है। अब बेटा अत्यस्त शब्द का प्रयोग कर रहा हूं यहाँ पर, अत्यस्त का, तो अगला आया ग्राम, मैंने यहाँ पर ए को ए से मिला करके आ कर दिया, और बाकी फिर ऐसा कैसा लिख देता हूँ पीछे, अत्यस्त है, ग्रामा अत्यस्त, ये सब बन गया। तो बेटा द्वितीय भक्ति लगा देंगे अपन यहाँ पर, क्या बन जाएगा, ग्रामम अत्यस्त है, ये लो जी, ग्रामम अत्यस्त है। अन्न बुभुक्षम, तो बेटा अन्न बुभुक्षम, तो बुभुक्षा देख लीजिएगा, अन्न बुभुक्षु, अन्न बुभुक्ष, तो यहाँ पर भी बुभुक्ष शब्द के कारण अपन ने क्या लगा दिया इसका, अन्नम बुभुक्ष। आपने पॉइंट सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो शब्द आपके सामने लिख रखे हैं, इन शब्दों में अपने कौन सी विभक्ति का लोप होगा, द्वितीय विभक्ति का लोप होता है। तो शीत, अतीत, पतित, आपन, बुभुक्ष, अत्यस्त, गतः, प्राप्तः, गमी, इत्यादि शब्दों के अंतर्गत हमें जिस शब्द का प्रयोग मिला है वो सारा कौन सा है, द्वितीय विभक्ति का है। यदि आपने सब लास्ट में देखा तो आप इनको जोड़ दो, यदि ये दे रखे हैं तो इनको विग्रह पूछे तो विग्रह कर दो, और यदि पूछे कि कौन सा समास है तो इसमें अपना तत्पुरुष समास है, और फिर भी और हार्ड भी बना देता है, और यदि पूछ लेता है कि तत्पुरुष समास में भी व्याधिकरण तत्पुरुष है और व्याधिकरण तत्पुरुष में भी कौन सी विभक्ति का लोप है, तो बच्चा द्वितीय विभक्ति का यहाँ पर क्या होता है, लोप होता है, ठीक है। ये हुआ बच्चा आपका द्वितीय विभक्ति में जो विभक्ति का लोप हुआ वो वाला पॉइंट। अब बात करते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष समास में तृतीय विभक्ति का। तृतीय विभक्ति में अपने को यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। एक तो सूत्र के अकॉर्डिंग चलेगा बेटा, तो सूत्र को ही स्टार्ट कर देता हूँ पहले मैं। एक सूत्र आता है यहाँ पर, देखो वो शब्द है जिनके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पूछा जाता है, सिर्फ अतीत पति जैसे ही हो कैसे, उसमें भी ऐसे शब्द आएंगे जैसे आगे बच्चा कलह, मिश्र, मिला हुआ, सम, संलक्षण, एक समान लक्षण, पूर्व, सदर्श, ये सम, ये जब शब्द एक जैसे मिलते हैं बेटा तो उनमें भी ऐसे ही आता है, तो इसी प्रकार से इसमें आता है। और उसमें एक सूत्र और आता है, उस सूत्र का नाम होता है कृत्रीकरणे कर्ता बहुला। इस सूत्र से बेटा करदंत के साथ यहाँ पर समास होता है। इस सूत्र का नाम है कर्णा कर्ता कृत्रीकरणे कर्ता बहुला। सूत्र आपसे कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। इसमें आपको क्या लिखना है, तो कृदंत के समास होता है, कृदंत के साथ समास होता है। एग्जाम्पल जैसे बेटा आपको यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगानी है, तीसरी विभक्ति लगानी है। यदि मैं यहाँ पे लिख दूं राम त्राता, ये शब्द लिखा बच्चा मैंने। अब राम है तो राम में आपको कौन सी विभक्ति लगानी है, तीसरी विभक्ति लगानी है, तो क्या बन जाएगा, रामेण। बस ये लो जी हो गई आप, रामेण त्राता, कृष्ण त्राता, कृष्णेन त्राता। एक आ जाए विष्णु। अब बच्चा ये यहाँ पर विष्णु का क्या हो जाएगा, तो विष्णु का जो अपन करेंगे वो इसके विभक्ति के अकॉर्डिंग करेंगे, बिल्कुल भाई। तो विष्णु का जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, विष्णुना त्राता या विष्णुना त्राता है, विष्णुना। तो विभक्ति अपन इसको पढ़ेंगे, राम है रामौ रामा, रामम रामौ रामाण, रामेण।
कृष्णेन, विष्णुना, गुरु की तरह इसके चलेंगे, ऊ आ रहा है इस वजह से बेटा, ठीक है। बाणेन हतय, अब मैंने आपको दिया बाणेन हतय, अब वहां पर बाणेन हतय शब्द आपको लिखा मिल गया। तो यदि आपसे पूछे कि इसका आपको क्या करना है, इसका आपको समास युक्त पद बनाना है, तो बेटा विभक्ति को हटा दो, सिर्फ क्या नाम लिख दो, वहां पर बाण शब्द लिख देंगे, क्या बन जाएगा, बाण हतय। तो अगर तोड़ करके ले तो इसको समास युक्त करा देगा, और युक्त दे रखे तो इसको तोड़ देंगे तो विग्रह कर देंगे, ठीक है। हस्त लिखित है, हस्त लिखित है, क्या बन जाएगा, हस्तेन लिखित है, हाथ के द्वारा लिखित। कालिदास रचित है, कवि कुल गुरु कौन है, कालिदास है, तो कालिदास रचित है, कालिदासेन रचित है, कालिदास के द्वारा रचित, कालिदास रचित है, क्या बन जाएगा, कालिदासेन रचित है। अब अगला आया इसमें एक नख भी नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, नख भी नहीं, ये मिलेगा, ये तो लगभग पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता ही रहता है। तो बेटा वही तृतीय भक्ति लगा दो, नखई भी नहीं, नखई भी नहीं, बस। और क्या करना है आपको, नख भी नहीं था तो क्या बन जाएगा, नखई भी नहीं है। एक इसमें इंपॉर्टेंट आता है, देव दत्त है, देव को दत्त, देव को दिया गया तो देव दत्त है, तो देवेन दत्त है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। देव दत्त है तो देवेन दत्त है, देवेन दत्त है। ये तो हमने सूत्र के हिसाब से एक पॉइंट देखा है। तो तृतीय विभक्ति में एक तो सूत्र से आया है, अब कह रहा है कि कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों के कारण भी यहाँ पर आपको तृतीय विभक्ति पहचाननी होती है। तो शब्द कौन कौन से आगे, तृतीय विभक्ति वाले ही, तो तृतीय विभक्ति में यूज करने वाले शब्दों को और देख लेते हैं। बेटा इसमें जो शब्द आते हैं, जैसे पूर्व शब्द है, सदर्श शब्द है, सम शब्द है, ऊन शब्द है, पद है, कलय है, मिश्र है और संलक्षण है। पूर्व शब्द में, पद शब्द में, सम शब्द में, सदर्श शब्द में, मिश्रण शब्द में, कलह शब्द में, समलक्षण, संलक्षण, संलक्षण शब्द में, इत्यादि शब्दों में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं बेटा, पूर्व शब्द हो गया, तो पूर्व शब्द का एग्जाम्पल सुनिएगा। मैंने एक शब्द लिखा, मास पूर्व है, मास पूर्व है। अब ये जो मास पूर्व शब्द लिखा गया है यहाँ पर, इसका अपने को तृतीय विभक्ति एक वचन करना है, तो मास का क्या हो जाएगा, तृतीया का मासेन, बस इतना सा पॉइंट है। आप तो इसको विग्रह करता है तो इसको तृतीय विभक्ति लगा दो, और विग्रह नहीं करता है, जुड़वाता है, तो इस विग्रह को अपन को विभक्ति को हटाना है। पितृ समय है, लेकिन आपको ये यहाँ पर विभक्ति और याद हो जाएंगी, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट आपका ये भी अच्छा होता है। पितर समय बेटा, अब पितर का तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या आता है, पितरा, तो क्या बन जाएगा, पितरा समय है, पितरा समय है। यदि आपके सामने आ जाए मातृ समय है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी क्या हो जाएगा, मात्रा, मात्रा, मात्रा तृतीय विभक्ति वचन में एक वचन बनता है। बच्चा यदि मिल जाए पितृ सदर्श है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सदर्श शब्द दे रखा है, तो क्या बन जाएगा आपका, पितरा सदर्श है, पितरा सदर्श है। उसके बाद आ जाए मातृ सदर्श है, मातृ सदस्य है, तो भी फिर अपन इसका क्या कर देंगे, मात्रा सदस्य है। ठीक है जी, ये आप जो देख रहे हो ये सारे के सारे शब्द वो है जो आपको इधर कोष्टक में लिखे हुए हैं, तो इन कोष्टक में लिखे हुए शब्दों के अकॉर्डिंग हम इसमें इसको मिला सकते हैं। ठीक है बेटा, एक शब्द लिखा मिश्रण, मिश्रण का अर्थ होता है मिला जुला, मिला करके लिखा, मिला दिया गया है वो। जैसे मैंने एक शब्द लिखा गुड़ मिश्रा, तो बेटा इसका अर्थ क्या है, गुड़ में मिला दिया गई, तो बेटा किस में मिला, गुड़ में, तो गुड़ेन मिश्रा, गुड़े मिश्रा। धन्य मिश्रा, धान्य मिश्रा, तो ध्यानेन मिश्रा, ध्यानेन मिश्रा। भाई धान यानी अनाज और बेटा यानी चावल वगैरह, तो ठीक है, धान्य मिश्रा, ध्यानेन मिश्रा बन गया। ठीक है बेटा, एक आता है कलह का। अब कलह में कैसे कैसे पूछता है, तो कलह में बेटा आक के आकारांत के रूप चलेंगे। ठीक है, तो एक शब्द मिल गया वाक कलह, कलह में देखिएगा
वाक कलह, ये शब्द मिला आपको, और वाक में हमेशा छोटा होता है इसलिए आधा होता है, इसलिए आधा लिखेंगे, कह वाक कलह। तो बेटा इसका बनता है वाचा, इस प्रकार से चलेंगे, इसका वाचा कलह। वाक कलह क्या शब्द बन जाएगा, वाचा कलह बन जाएगा। आचार लक्षण है, संलक्षण की बात कर रहे हैं, कोई लक्षण भी पीछे शब्द दे रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। आचार लक्षण है, ये लो जी, आचार लक्षण क्या बन जाएगा, आचारेण लक्षण है, आचारेण लक्षण है। इस प्रकार से आप देख सकते हो तृतीय विभक्ति में ये शब्द जो दे रखे हैं, इन शब्दों के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अपने को तृतीय विभक्ति का लोप करना होता है। ठीक है बच्चा, एक इसमें से विकलम शब्द का एक क्वेश्चन पूछा गया है, मास विकलम, तो बस वही है, इसको आप क्या कर दोगे, मासेन विकलम, मास विकलम, इसका आ जाएगा मासेन विकलम। और ज्यादा जो पेपर में पूछे जाने वाला है वो सिर्फ यही पूछा जाता है, मास पूर्वय, मासेन पूर्वय, इनमें कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट आता है ये वाला बच्चा। लगभग एग्जांपल्स में जो आप देखते हुए एग्जांपल में यही ज्यादा प्रयोग में होता रहता है, मासेन पूर्व गुण मिश्रा वाला टॉपिक। ठीक है, यदि मैं आपके सामने लिख दूं पक्ष पूर्व है, एक शब्द लिखा मैंने, पूर्व शब्द के आगे पक्ष लगा दिया तो पक्ष पूर्व है, बस इसका क्या बन जाएगा, पूर्व शब्द देखा हमने, बिल्कुल भाई पूर्व शब्द यहाँ पर है तो क्या बन जाएगा, पक्षेण पूर्व है, पक्षेण पूर्व है। तो जो खाने वाली चीजें जो होती है, गुड़ मिश्रा हुआ, धान्य मिश्रा हुआ, इनमें अगर मिला देते हैं, अन्य भक्षण जो शब्द आते हैं, तो उसमें भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। बच्चा गुड़ धाना, यहाँ पे शब्द लिखा मैंने गुड़ धाना, तो गुड़ में मिली हुई शर्करा मिश्रम, शर्करेण मिश्रम, इस प्रकार से जैसे शब्द लिखा है गुड़ धाना, गुड़ में धान मिला हुआ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, गुड़ेन धाना। शर्करा, शक्कर जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, शर्करा, तो शर्करेण मिश्रहा, इस प्रकार से, तो शर्करा मिश्रण, शर्करा मिश्रण या मिश्रा, तो क्या बन जाएगा बेटा, शर्करेण, शर्करेण मिश्रा या मिश्रण। तो खाने वाले शब्दों में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ये था बच्चा आपका द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति। आगे बात करते हैं इसमें अपन चतुर्थी विभक्ति को लेकर के। व्याधिकरण तत्पुरुष समास है, इसके अंतर्गत अगली विभक्ति का नाम आता है बच्चा चतुर्थी विभक्ति। इसमें भी वैसे शब्द दे रखे हैं, जैसे शब्द आते हैं बलि, हित, रक्षित, सुख, अर्थ, लोभ, ये सब जो मिलेंगे वो सारे किसमें आ जाएंगे, चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आ जाएंगे। देखिएगा एक शब्द ज्यादा पूछा जाता है वो है दारू। अब क्या मिलता है, दारू का होता है लकड़ी, और यूपाय दारू ये शब्द मिलता है, यानी कि यज्ञ के लिए लकड़ी, तो यूप दारू शब्द आपको मिलेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला ही होने वाला आपके सामने, दारू शब्द मिलेगा बेटा। एक मिल गया बलि, एक मिल गया हित, एक शब्द आता है रक्षित, हित, रक्षित, सुख, दारू, बलि, हित, रक्षित, सुख, लोभ, तो इत्यादि शब्द यदि आपको मिलते हैं तो यहाँ पर अपन कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। ठीक है बेटा, इसमें अर्थ को ले लो, अर्थ भी कई बार आता है, इंपॉर्टेंट है। तो इन शब्दों का जो प्रयोग होता है वो चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल मिला यूप दारू, इस प्रकार से मिलता है, और सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला एग्जाम्पल भी यही है, यूप दारू। यूप यानी बेटा हवन के लिए, और दारू का अर्थ होता है लकड़ी, तो हवन के लिए क्या है, लकड़ी है, तो क्या बन जाएगा, यूपाय दारू। और बेटा इसमें फिर आपको कुछ शब्द ऐसे भी जो खुद ढूंढने पड़ेंगे, जैसे एक शब्द मिल गया पाठशाला। अब ये पाठशाला शब्द जो आपको मिला है ना, अब आप जानते हो पाठ यानी पढ़ने की, और शाला यानी स्थान, तो क्या बन जाएगा, पाठायशाला। तो ये कुछ ऐसे शब्द है जो आपको खुद भी देखने पड़ेंगे। पाठशाला, तो पाठशाला में क्या जाएगा, पाठायशाला। बेटा जैसे हिंदी में अपन पढ़ते हैं रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, अगर मैं यहाँ लिख देता पाकशाला तो क्या बन जाता है, पाकायशाला, यानी कि खाने वाला जो जगह होती है वो खाने बनाने वाला स्थान, तो पाकशाला क्या बन जाएगा, पाकायशाला। इस प्रकार से रसोई घर, तो हिंदी में अपन पढ़ते हैं रसोई के लिए घर। ठीक है बेटा, इस प्रकार से। तो अगला फिर इसमें पूछा जाता है स्वर्ग प्राप्तम, स्वर्ग प्राप्त, माफ कीजिए सुखम, इसमें स्वर्ग प्राप्त नहीं, हाँ भाई, जैसे एक आया काक बलि, काक बलि, काक बलि। अब यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे, काक बलि में आ जाएगा काके भय बलि, काके भय या काकाय बलि, काके भय बलि या काकाय बलि। उसके बाद है वर्त फल,
वर्त का फल या वर्त के लिए फल, तो क्या आ जाएगा वर्त फलम का वर्ताय फलम, वर्त के लिए फल चाहिए जी हमें, वर्ताय फलम, वर्त फल का क्या बन जाएगा वर्ताय फलम। फिर है इसमें आया था धन लोभ है, लोभ का शब्द आया है तो धन लोभ है, तो शब्द क्या हो जाएगा इसका धनाय लोभ है, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति एकवचन कर दिया। यदि आ जाए बेटा धर्म लोभ है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्या आ जाएगा इसका धर्माय लोभ है, धर्माय लोभ है। रक्षित का देखिएगा आगे देखिएगा, जैसे एक शब्द आया अर्थ, स्नाना स्नाना अर्थम, स्नाना अर्थम, स्नान अर्थ, तो स्नान के लिए अर्थ इस प्रकार से स्नाना अर्थम, स्नानाय अर्थम, स्नानाय अर्थम। फिर है गो सुखम, सुख का देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है ये गो सुखम का। अब बेटा गो का धेनु के रूप का जो है वो फिर गवे आ जाएगा, यहाँ चतुर्थी विभक्ति में क्या आ जाएगा गवे सुखम, तो इसका अपन चतुर्थी विभक्ति वचन करेंगे क्या बन जाएगा गवे सुखम बन जाएगा। एक रक्षित है गो रक्षितम, गो रक्षितम का बेचा बन जाएगा गवे रक्षितम, गो रक्षितम का क्या बन जाता है यहाँ पर गवे रक्षितम। तो सब में चतुर्थी विभक्ति एकवचन का अपन प्रयोग करते चल रहे हैं। तो एक सुक्का और ले लेते हैं, इसमें है सुक्का ओके नर सुखम, नर सुखम, तो वही बात है बच्चा नर के लिए सुख, नराय सुखम, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप जो देख रहे हैं ये था आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अभी हमने सिर्फ बात की है व्याधिकरण तत्पुरुष को लेकर के। तत्पुरुष समास में प्राय उत्तरपद प्रधान होता है, इसमें बेटा दो प्रकार हो गए, व्याधिकरण तत्पुरुष, दूसरा आता है समानाधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष में विभक्तियों का लोप होता है, उन्हीं विभक्तियों को इस टॉपिक में स्टार्ट किया गया है। ये व्याधिकरण जो तत्पुरुष है इसके अंतर्गत द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति आएंगी। इस वाली वीडियो में हमने द्वितीय विभक्ति को देखा है, तृतीय विभक्ति के एक सूत्र आया था, एक शब्दों के अकॉर्डिंग वाला पॉइंट देखा है, फिर हमने इसमें बात की है चतुर्थी विभक्ति को लेकर के। तो आज इस वाली वीडियो में हमने व्याधिकरण तत्पुरुष के द्वितीय से लेकर चतुर्थी विभक्ति को कंप्लीट किया है। इससे आगे वाली जो वीडियो आएगी उसमें पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति को कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर आपके बाद इसके बाद अन्य समासों को अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।